डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंड इंडियन प्लानिंग। आज हमारा बुक के अकॉर्डिंग इसका ये लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हमारा जो लेक्चर के वाइज लास्ट टॉपिक आएगा वो 2021 की भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की नई पॉलिसी होगी। ये टिल डेट अपडेट अप्रोच के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार का इस समय में क्या उद्देश्य है, उसके लिए सरकार ने कौन सी पॉलिसी फ्रेमवर्क लेट डाउन किया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, वो उसके वाया डिटेल में पढ़ लेंगे। आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5 से 7 बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो। तमाम चीज़ों को अगर आप ग्रिप कर लें तो आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और हर चीज़ बड़ी खूबसूरती से समझ आने लग जाती है। दैट्स इट। आज का हमारा टॉपिक है न्यू डायरेक्शंस ऑफ पॉलिसी ऑन द पब्लिक सेक्टर। देखिए, लास्ट लेक्चर के तहत हमने शॉर्टकमिंग्स कर लिए थे और फिर नेचुरली आज का टॉपिक न्यू डायरेक्शंस पे ही बनता है। 1991 के समय की दी गई ये न्यू डायरेक्शंस ही आपको उस दिशा की ओर चला देंगी जिससे ये पता चलेगा कि 2021 की 2021 की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी क्या बोलती है। अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो ये वो पाथ है जिस पर चलते हुए आप उस पॉइंट तक आ जाएंगे जो पॉइंट 2021 की पॉलिसी है। फिर आपको उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। हम चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। देखिए, 1991 की ये जो समय है ये एलपीजी के समय के तौर पर जाना जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? देखिए, 1950 से 1990 तक हमने इकोनॉमी को काफ़ी क्लोज रखा। क्लोज रखने का मतलब ये है कि उसे ग्लोबल कनेक्शंस के साथ उतना जुड़ने नहीं दिया गया, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकती थी तो वो क्लोज थी। हमने इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स को रिजर्व रखा। रिजर्व रखने का मतलब कि वो गवर्नमेंट ही उन सेक्टर्स में इंटरवीन कर सकती है, यानी कि हमें उसे लिबरल नहीं रहने दिया। और हमने काफ़ी बड़े सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर से अछूता रखा। आई बात समझ में? हमें उन तीनों कदमों को अब बदलना है, हमें उसके विपरीत दिशा में जाना है, क्योंकि उसकी बदौलत हुआ ये कि जब हम इस सारे समय की बात करते हैं तो एवरेज 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव की गई। इसे हिंदू जीडीपी ग्रोथ रेट या हिंदू ग्रोथ रेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत उस समय में इस ग्रोथ रेट में मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भूमिका निभाने नहीं दे रहा था। अपने ही दम पर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के सिद्धांत पर इसे अचीव करना चाहता था। तो कुछ ऑथर्स इसे हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से भी लिखते हैं, यानी कि अपने ही देश के दम पर सीमित अर्थव्यवस्था बढ़ावा करना। ओके, अब ये कम रही, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई, पब्लिक सेक्टर सिक होने लगे। 1990 आते आते वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही थी। जापान तेज़ी से बढ़ रहा था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से लेकर के कार्स मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत प्रगति कर रहा था। जब जापान ने, साउथ कोरिया ने ये भूमिका निभानी शुरू कर दी तो 1970s के इस दौर में अमेरिका ने अपने आप की इकोनॉमी को फिर शिफ्ट करना शुरू किया, क्योंकि उसने देखा कि जापान और साउथ कोरिया उसके उस फोर्टे को, उस एरिया को पकड़ गया है जिस एरिया में कभी उसकी महारत थी। ऐसे में अमेरिका कमर्शियल सेक्टर में आया, ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ बढ़ने लगा और वो फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ोतरी देने लगा। तेज़ी से उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 1970 के मिड से लेकर 1980s के दौरान विश्व स्तर पर प्रसार होने लगा, पेनिट्रेशन होने लगा। ये ज़रूरतें भी पैदा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को खोल दिया जाए। सभी देशों में ये विदेशी निवेश, जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये एंटर करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। दूसरी तरफ भारत की परिस्थितियां भी ऐसी पैदा होती चली जा रही थी कि हम जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहते थे हम उतना कर नहीं पाए। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन जितनी करना चाहते थे हम कर नहीं पाए। इन दोनों ही कारणों से परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि हमारे पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिएट नहीं हो पाए। फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की वजह से जो हमने जॉब्स दी
पब्लिक सेक्टर के लगने की वजह से जो एंसिलरी एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर आया, और पब्लिक सेक्टर के वाया जो प्रोडक्ट्स की डिमांड मोबिलाइज की गई जैसे कि रॉ मटेरियल, उसको सप्लाई करने वाला सेगमेंट। हम 1980 से के दशक तक एक मिडिल क्लास सेगमेंट क्रिएट कर चुके थे जो भारी मांग पैदा करता था कंज्यूमर गुड्स की, द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के क्षेत्र में भारत का प्राइवेट सेक्टर उस लेवल पे आ ही नहीं पाया। ऐसे में वो गुड्स बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात होते थे, इंपोर्ट होते थे, जिसके कारण से हमारा भारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो ड्रेन हो जाते थे कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई को इंश्योर करने में, जबकि होना ये चाहिए था कि हम कैपिटल गुड्स की सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास सेगमेंट क्रिएट हो चुका था और वो उन कंज्यूमर गुड्स की डिमांड क्रिएट कर रहा था जो अभी भारत में विकसित नहीं हो रही थी। प्राइवेट प्लेयर अप टू द मार्क नहीं आ पाया और वो स्टैंडर्ड और क्वालिटी की चीज़ हमें विदेशों से मंगानी पड़ेगी क्योंकि हम कंज्यूमर को डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ड्रेन होना शुरू हुआ। हमारे उद्योग धंधे सरकारों को उतनी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे रहे थे कि सरकारें उन उद्योग धंधों की एक्सपेंशन के लिए उस वेल्थ को यूज़ कर सके जो उस इंडस्ट्री से निकली हो। उन इंस्टीट्यूशंस को चलाए रखना, उनके वर्कर को मेंटेन रखना, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे। जीडीपी ग्रोथ रेट आपने ऑलरेडी देख ली, गुड्स एंड सर्विसेज उस स्केल पर प्रोड्यूस होती तो जीडीपी ग्रोथ रेट यह ना होती। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आने शुरू हुए। जब जीडीपी सफ़र कर रही है, इंडस्ट्री उतनी प्रोडक्टिव ही नहीं रह गई हैं, तो वो नॉन टैक्स और टैक्सेशन सेक्टर में भी कितना ही यील्ड कर रही होंगी गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को उस तरफ से भी रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा। विदेश से पैसा आने की उम्मीद नहीं क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट विदेश जा नहीं रहा। विदेश के प्रोडक्ट भारत आ रहे हैं क्योंकि भारत में उसके अल्टरनेटिव बन नहीं रहे। एक मिडिल क्लास सेगमेंट ऐसा पैदा हो चुका है जो बड़े स्तर पर मांग रख रहा है उन चीज़ों की जो हमें विदेशों से मंगानी पड़ेंगी, लेकिन वो कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में नहीं है, वो कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में है, तो फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रहा है। भारतीय उद्योग धंधे इतना यील्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि उन्हीं को वापस री इन्वेस्ट करके एक्सपेंशन किया जा सके। दूसरी तरफ परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतर नहीं है कि रेवेन्यूज़ और नॉन रेवेन्यू सेक्टर में आप कमा सके, यानी कि टैक्सेशन भी उतने बड़े लेवल पर नहीं कमाया जा पा रहा है। ये समस्याएं हमें एक स्तर पर महसूस करनी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ 1971 के बाद भारत सरकार का नारा भी बदल चुका था जो कि था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने 1971 में जल्दी चुनाव करवा लिए और उनका मानना यह था कि उनके द्वारा कुछ बड़े काम किए गए हैं जिसके तहत जो अब तक कांग्रेस के वोटर नहीं रहे हैं वो उनके वोटर बन जाएंगे, जिसके तहत कांग्रेस का जो सिंडिकेट इंदिरा को दबाना चाहता है, इंदिरा गांधी उस सिंडिकेट से मुक्त हो जाएंगी और वो अपनी ही कांग्रेस के वाया आगे बढ़ेंगी। इसके तहत उन्होंने बहुत सी चीज़ें की। उन्होंने प्रीवी पर्सेस को ख़त्म किया, उन्होंने अर्बन एरियाज़ में लैंड सीलिंग के कानून लागू किए, उन्होंने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए कानून लागू कर दिए। तो ये सभी कानून उनके द्वारा लागू किए गए जो लोकप्रिय कानून के रूप में माने गए। उनको ऐसा लगता था कि इन कानूनों के माध्यम से जनता ये देखेगी, जो जनता अब तक डिप्राइव्ड रही है कांग्रेस की कारगुजारियों से, एरिस्टोक्रेट्स को फ़ायदा मिलता रहा है, उद्योगपतियों को फ़ायदा मिलता रहा है, अर्बन मिडिल क्लासेस और अपर मिडिल क्लासेस को फ़ायदा मिलता रहा है। जो संसाधन इनके पास लॉक्ड हैं उनको अनलॉक किया जाएगा, बड़े पैमाने पर मुझे समर्थन मिलेगा। गरीबी हटाओ का नारा दिया और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की ओर बढ़ गई सरकार। मैं आपको बता दूं कि 1966 से 67 का दौर महंगाई का दौर रहा। मैं आपको बता दूं कि इस समय में 3 साल तक 5 ईयर प्लानिंग आ भी नहीं पाई। इसे प्लान हॉलीडे के रूप में जाना जाता है। 3 साल का प्लान हॉलीडे रहा। मैं आपको बता दूं कि इस दौर में 1962 की इंडो चाइना, 1965 इंडो पाकिस्तान, 1971 भी इंडो पाकिस्तान ड्यू टू द बांग्लादेश, ये 3 युद्धों से हम गुजर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर इस समय में निवेश ग्रीन रेवोल्यूशन की भांत के फॉर्म में खेती-बाड़ी में हो रहा है, क्योंकि हमें इन युद्धों के दौरान ये महसूस हुआ कि विदेशी शक्तियां हमें भोजन देने के लिए अपने अधीन करनी चाहती हैं, तो हमारी संप्रभुता, हमारी फ्री डिसीजन मेकिंग पर अटैक है जो कि हम सह नहीं सकते। तो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी होगी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री से एम शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वो दौर रहा है जिस समय में विश्व स्तर पर ऑयल क्राइसिस हुए हैं और महंगाई का दौर हुआ है। The inflation of the 1970s, particularly the 1973-74
वॉज वेरी वेरी हैवी। और इसी समय में मूवीज़ बनी है, मनोज कुमार के गाने आए हैं, रोटी कपड़ा और मकान ऐसे सीन दिखे हैं, फिल्में दिखी हैं, उनमें गाने हैं। तब के गाने 1970 के दशक के महंगाई मार गई, दैट वाज द पीरियड। और इसी समय में भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की एंट्री चाहता है। भारत ने पोखरण करके दिखाया है, विश्व भर को अपनी शक्ति दिखाई है और भारत पर कई प्रतिबंध भी लगने को तैयार। ऐसी परिस्थितियों में जब आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो आपके खर्चे बढ़े हैं, आमदनियां घटी हैं, खर्चे बढ़े हैं। और उस पे राजीव गांधी की सरकार 1984-85 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द इंदिरा गांधी, जिसमें वो न्यू टेक्नोलॉजी को भारत में एंट्री दिलवाना चाहते हैं, जिसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिसे आप कंप्यूटर कह सकते हैं। राजीव गांधी इसके जनक माने जाते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं तो 1984-85 इन चीज़ों का आगमन हुआ और ये भी पूरी तरह से तकनीक विदेशी थी, यंत्र यानी कि हार्डवेयर इक्विपमेंट सारे विदेशी थे, गैजेट्स विदेशी थे। भारी निकासी हुई भारतीय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। तो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रेन हो रहे हैं, परफॉर्मेंस कंपनीज की उतनी इंप्रूव नहीं हो रही हैं, प्रॉफिट यील्ड कर रही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1980-81 के बाद प्रॉफिट यील्ड होना शुरू हुआ है, बट तेज़ी से सिक भी होती जा रही हैं। जितना कैपिटल फॉर्म हो गया है, जितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उसके मुकाबले प्रॉफिट कुछ भी नहीं था। सरकार यील्ड करना चाहती थी और ऐसे में नौबत ये आ जाती है कि हमें उस फॉरेन एक्सचेंज के लिए जिसके दम पर हमारे आने वाले समय में हमें फ्यूल विदेशों से खरीदने के लिए पैसा मिलेगा, हमें अपनी कंज्यूमर गुड्स की ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसा मिलेगा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पैसा मिलेगा, हमें हैवी इंपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए था विदेशी मुद्रा के रूप में, इसके लिए हमें अपनी साख दाव पर लगानी पड़ रही थी। दैट इज़ द गोल्ड, जो हमारे पास सॉवरेन रिजर्व की फॉर्म में पड़ा था। और जब ये नौबत आई कि वो गोल्ड विदेश में जा कर के हमें वो पैसा मिलेगा, तो उस समय में फिर देश के करार हुए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ और कुछ दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, जिसके तहत हमको पैसा दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज दिया गया, लोन दिए गए, लेकिन हम पर शर्तें लगाई गई कि आप इन शर्तों को मानेंगे। और उन शर्तों के तहत ये माना गया कि आपकी इकोनॉमी प्रोडक्टिव बने, रेम्यूनरेटिव बने, आप इतनी यील्ड क्रिएट करें अपनी इकोनॉमी में कि आप ये लोन रीपे कर पाएँ, आपको भविष्य में कभी ऐसी नौबत ना आनी पड़े कि आप ये लोन मांगे, आपके पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिपॉजिट हों, जमा हों। इन सब के लिए आपको ये कुछ बुनियादी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस अपनी इकोनॉमी में इंड्यूस करने पड़ेंगे, जो आप करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे ताकि विदेशी निवेश वहाँ आ सके। विदेशी निवेशक मैन्युफैक्चरिंग में आए, बैंकिंग में आए, फाइनेंस में आए, हर सेक्टर में वहाँ पर आ सके। वो आएगा, विदेशी पैसा लेकर के आएगा, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्डअप होगा। अब आपकी इकोनॉमी को वो प्रोटेक्टिव लेयर की नीड नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे खोल दीजिए, आने दीजिए पैसा। आपकी इंडस्ट्री, आपके बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, आपके सभी सेक्टर अब केपेबल इनफ है इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस करने के लिए। नाउ दे आर नॉट इन द इन्फेंट एंड द नेसेंट स्टेज, दे कैन फेस द इंटरनेशनल कंपटीशन, ओपन देम अप। सेकंड एस्पेक्ट, आप अपने ही देश में अपने सेक्टर्स जो आपने एक्वायर कर रखे हैं, अपने आप को सीमित करिए। सरकार सीमित हो, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करिए, प्राइवेट प्लेयर को आने दीजिए। वो इंडियन हो या फॉरेन हो, मैटर नहीं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को आने दीजिए। आप अपने आप को कम से कम क्षेत्रों में रखें जो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं, इसके अलावा नहीं। जहाँ पर सॉवरेनिटी नज़र आती है, दोज एरियाज़ विच विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, यू नीड टू रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम टू दोज एरियाज़ ओनली। डू नॉट एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। गवर्नमेंट का रोल प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज करना नहीं होता, बिजनेस करना नहीं होता। गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस बेटर करती है, लॉ एंड ऑर्डर और कंप्लायंस नॉर्म्स ऐसे बनाती है कि सुगमता से धंधे चल सकें। आप फैसिलिटेटर की भूमिका में आइए, तो आप अपने आप को खींचिए, प्राइवेटाइजेशन की ओर आइए, आप एक सेक्टर लिबरल करिए, जो आपके लिए रिजर्व है उन्हें खोल दीजिए। फिर कुछ और भी चीज़ें उन्होंने सुझाई, ये महत्वपूर्ण चीज़ें। तो ये दबाव ही हुआ, आप WTO के तहत काम करिए, अपने बाज़ार को मुक्त कर दीजिए। तो आज दिन तक किसान संगठन और बहुत सी ऐसी वर्कर और ट्रेड यूनियंस हैं जो ये आरोप लगाती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर के दबाव में आकर के कॉरपोरेट्स को बेनिफिट देने के लिए, कैपिटलिस्ट और पूंजीपति समाज को प्रबल बनाने के लिए सरकारों ने उदारवाद की नीति 1991 में अपनाई, जो आज दिन तक चल रही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव है राष्ट्र की सरकारों पर, जैसे कि IMF का या WTO का, इन संस्थाओं का दबाव, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें व्यावहारिक होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, जो करनी पड़ती हैं। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा निर्णय लेने को कहा गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय में वित्त मंत्री के रूप में निर्णय लिया और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया। उसके तहत आपको अब ये परिवर्तन आपके पब्लिक सेक्टर में भी नजर आएंगे और इसके लिए एक नई पॉलिसी आई, दैट इज़ द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये जुलाई 1991 में आई थी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की पॉलिसी आई है 2021, हम पढ़ रहे हैं 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दैट्स अ क्लियर कट आस्पेक्ट। तो उसके तहत अब आपको इसी दिशा में सारे कदम उठाए जाते नजर आएंगे। जैसी मैंने भूमिका बनाई है, आप जो पढ़ेंगे आपको उसी दिशा में नज़र आना शुरू होगा। एजेंडा ये था कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए इन रिफॉर्म्स के तहत हम मार्केट बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिस्टम को कंपटीशन सिस्टम को प्रमोट करें, इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाएं, वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बेस पर चलें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो ना की जाए, जो इकोनॉमिकली वायबल प्राइसिंग या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कंपनी अपने प्रोडक्ट उसी प्राइस पर बेचे, कंपनियों पर बंदिश ना बनाए जाए कि जब भी आप कोई परचेजेस करेंगे गवर्नमेंट परचेज के नाम पर, तो आप इन्हीं कंपनियों से चीज़ें परचेज़ करेंगे, उन्हें मार्केट से जो भी बेस्ट चीज़ मिलती है वो उसे परचेज़ करेंगे, आप उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। ये सारी चीज़ों को अब हम समझेंगे। तो ये परिवर्तन है। सो न्यू डायरेक्शंस में क्या नज़र आता है, वो ये नज़र आता है 1991 जुलाई में क्यों हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी उभर करके आई, जिसके तहत इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें की गई जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। क्या है पहली चीज़? फर्स्ट थिंग इज़ पोर्टफोलियो ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स विल बी रिव्यूड। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के पास कौन कौन सी इंडस्ट्री रहेगी, पब्लिक सेक्टर किस किस क्षेत्र में काम करेगा, एंगेज रहेगा, इसे स्ट्रांगली रिव्यू करना था, कॉम्प्रिहेंसिवली पोर्टफोलियो रिव्यू किए गए, जिसके तहत करना क्या है, इम्प्रूव करना है परफॉर्मेंस को। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद इलाकों में रहना है हमने, बाकी इलाकों से निकलना है। सारी की सारी जो वेल्थ पब्लिक सेक्टर के अधीन है उसे अनलॉक करना है, प्राइवेट सेक्टर आए, नए उद्योग धंधे छपे, नई MSME ग्रो करे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, ज़्यादा रोज़गार मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएँ, फॉरेन वेंचर्स हों, इंडियन कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स हों। हर तरह से ये है कि जो वेल्थ है उसमें बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएँ, बेटर मार्केट पॉलिसी निकल कर के आए, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बेटर हो, जिसके तहत प्राइसिंग उसकी बेटर हो, वो प्रॉफिट मेकिंग बन जाएं, और इसके तहत देश के जो संसाधन हैं वो इस स्तर पर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हों कि विदेशी वस्तुओं पर भी हम कम निर्भर हों और हमारी वस्तुएं विदेशों में अधिक बिकें, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास मेंटेन हों। हम डाइवर्स क्षेत्र में प्रोडक्शन की ओर बढ़ें। और आज के अंतर्राष्ट्रीय बदलते समय के मुताबिक अब हमें हमारे उद्योग धंधों को, अर्थव्यवस्था को बाज़ार के अधीन करना होगा। मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे कि किस किस क्षेत्र में प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस कीमत पे, किस क्वालिटी में प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अब ये टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके ये करवाए, दिस इज़ नॉट द टाइम। तो इसलिए पहला पॉइंट कहता है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो रिव्यू किए गए और इसके तहत क्या किया गया, टू फोकस द पब्लिक सेक्टर ऑन स्ट्रेटेजिक, हाईटेक एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक सेक्टर को किन चीज़ों पर केंद्रित किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए या फोकस किया जाए? आप सीमित हो जाइए स्ट्रेटेजिक में, हाईटेक, हाई टेक्नोलॉजी में, क्योंकि प्राइवेट की कैपेसिटी नहीं होगी। तो स्ट्रेटेजिक, हाईटेक एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। रेस्ट ओपन दोज पोर्टफोलियोज फॉर द प्राइवेट प्लेयर, बी इट ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल और इंटरनेशनल। ओके, ओपन दैट। सो पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स विल बी रिव्यूड टू फोकस द पब्लिक सेक्टर ऑन स्ट्रेटेजिक, हाईटेक एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब इसके तहत कुछ चीज़ें होंगी, वो क्या? सम रिजर्वेशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इज बिंग रिटेन्ड। कुछ सेक्टर रिजर्व रखे गए पब्लिक सेक्टर के लिए, उन्हें रिटेन किया गया, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज आ गया है, एक्सक्लूसिविटी नहीं होगी। आपने जो सेक्टर रिटेन कर लिया है, रिजर्व कर लिया पब्लिक सेक्टर के लिए, नो प्रॉब्लम, बट अब ये एक्सक्लूसिविटी नहीं होगी। सिलेक्शन बेसिस पर उस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर भी आ सकता है। गवर्नमेंट विल सेलेक्ट, देन प्राइवेट प्लेयर विल एंटर इनटू दैट एरिया, नो मैटर दैट एरिया इज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। बट पहले एक्सक्लूसिविटी की अप्रोच अपनाई जाती थी, अब नहीं अपनाई जाएगी। मतलब पहले तो बहुत से एरिया खोल दिए, कुछ ही चीज़ें रिजर्व रखी, उस रिजर्व में भी एक्सक्लूसिविटी एलिमेंट नहीं रखा। अगर केस टू केस बेसिस पर